Today I'm here to teach you first year biology, chapter number 2. Chapter name is biological molecules. Topic name is nucleic acid and topic located on textbook at page number 30. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली एक पॉलीमर है। अगर हम सिंगल उसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, बायोपॉलीमर है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसे हम बायो या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये ह्यूज होता है, लार्ज होता है, दैट्स वाई ये इसको हम मेजर बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो बायोपॉलीमर है, इस पॉलीमर में यूनिट किस चीज़ के इंक्लूड होते हैं एंड वाई इट इज़ एसेंशियल। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए। ये बायोमॉलिक्यूल जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, इसके अंदर डीएनए और आरएनए इंक्लूड है। मेड फ्रॉम मोनोमर्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया है? बिकॉज फर्स्ट फाउंड इन न्यूक्लियस। जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो सबसे पहले न्यूक्लियस से ही डिस्कवर किया गया था इसको, तो दैट्स वाई इसका नेम है न्यूक्लिक एसिड। एंड लेटर मैनी डिफरेंट सेल्स जो है उनसे भी इसको डिस्कवर किया गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो जो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी है उसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मायर। फ्रेडरिक मायर ने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था फर्स्टली इन 1869 ह्यूमन पस सेल्स में, फिश स्पर्म सेल में, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट ह्यूमन पस सेल्स एंड फिश स्पर्म सेल्स में फ्रेडरिक मायर ने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसको आइसोलेट किया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था। आप इसकी जो पिक्चर है साइंटिस्ट की वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मायर इन 1869। आइसोलेटेड व्हाट ही कॉल्ड न्यूक्लियन। जाहिर सी बात है, इसको न्यूक्लियस से डिस्कवर किया गया, न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया गया पस सेल्स के, तो इसका नाम इसलिए न्यूक्लिक है। और ये जो नेचर है इसकी वो एसिडिक थी। न्यूक्लियन वाज, नो लुक एट हियर, न्यूक्लियन वाज शोन टू हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज़। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, खसूसियात थी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हो इस वर्ड के अंदर उसकी नेचर होती है, केमिकल नेचर। वो एसिडिक भी होती है जिसे हम तेज़ाबी कहते हैं, या बेसिक होती है जिसे हम अल्कलाइन कहते हैं। तो ये जो था सब्सटेंस जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया, ये नेचर में एसिडिक था और न्यूक्लियस से निकाला गया था, दैट्स वाई इसका नेम न्यूक्लिक एसिड रखा फ्रेडरिक मायर ने। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इट्स नेचर वाज एसिडिक। ये डिस्कवरी की बात हो रही है, जब ये डिस्कवर किया गया था तो इसकी नेचर एसिडिक थी, दैट्स वाई इसका नेम एसिड लगाया गया साथ में। इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट्स वाई नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। फर्दर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी मेजर कितनी काइंड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड फर्दर डिवाइडेड इनटू मेजर 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि डीएनए एंड आरएनए ये क्या होते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड 2 किस्म का होता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो इसकी लोकेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट जो है वो जगह पर मौजूद होता है। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेनली लोकेटेड इन न्यूक्लियस। डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो दाखिल करते हैं थ्रू देयर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है? डीएनए। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसके अंदर भी हमें डीएनए जो है वो मौजूद मिलता है।
थर्ड, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है एक ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन अदा करती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर भी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए नज़र आती है। फिर हम देखते हैं व्हाट्स द लोकेशन ऑफ आरएनए। जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, बट इट्स लोकेटेड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल। जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर हमें आरएनए मिलता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं उसका अच्छा खासा पार्ट आरएनए पर मुश्तमिल होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपको पता है सेल के मेजर 3 हिस्से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्युबल पार्ट है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल के अंदर भी हमें आरएनए की जो अमाउंट है वो मिलती है, और सबसे जो ट्रेस अमाउंट है वो बहुत सारी बाकी जो जगह हैं वहाँ पर हमें नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स सेल, एनिमल सेल है, बिकॉज यहाँ पर आपको सेल वाल नज़र नहीं आ रही। एनिमल सेल के अंदर दरम्यान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये आपको न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है। जो न्यूक्लियोलस है इसमें होता है आरएनए, जो न्यूक्लियस होता है ये वाला, तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एंड इनसाइड द न्यूक्लियस डार्कर पार्ट इज़ लोकेटेड दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर हमें क्या नज़र आता है? आरएनए। सो मूव करते हैं, आपको एक और डायग्राम दिखाते हैं कि डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा ये हमारे पास 2 सेल्स हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है और एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है इट डजंट मीन दैट कि उसके अंदर डीएनए या आरएनए नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस है तो भी डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं है जस्ट लाइक इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में डीएनए आरएनए हर हाल में मौजूद होते हैं, बिकॉज इसके बगैर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी वजह से तो हमने इनको बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा था। ये है बैक्टीरिया का सेल जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके अंदर फ्रीली, यहाँ पे आपको फ्रीली फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये राइबोसोम के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो राइबोसोम का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये न्यूक्लियस, ये पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लू कलर का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड। रिमेंबर वन थिंग दैट डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एंड आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब ये जैसे एक स्ट्रैंड, एक थ्रेड पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है। मैंने आपको कहा था कि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड क्या है? यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए और आरएनए के यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है एक्चुअली ये क्या है? जैसे आप एक तस्बीह देखते हो तो तस्बीह में बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का बना हुआ है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी 2 किस्म के होते हैं। उसमें थोड़ी सी चेंज होती है आरएनए पे और डीएनए में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जनरल चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। अभी हम कंपैरिजन नहीं देख रहे कि डीएनए में कैसा होता है न्यूक्लियोटाइड, आरएनए में कैसा होता है। मोस्टली सेम होता है न्यूक्लियोटाइड, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका पहला जो पार्ट है न्यूक्लियोटाइड में, सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है? एक ऐसी शुगर जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, दैट्स वाई इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। इट इज़ 5 कार्बन मोनोसैकेराइड। इन डीएनए इट इज़ डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब ये है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है। डीऑक्सी का मतलब रिमूव्ड ऑक्सीजन। एक ऐसी शुगर 5 कॉर्नर वाली जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है, क्योंकि डीएनए में है दैट्स वाई इट्स अ डीऑक्सी राइबोज शुगर। इन आरएनए इट इज़ राइबोज शुगर। वहाँ पे राइबोज होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव्ड नहीं होता, दैट्स वाई आरएनए के अंदर राइबोज शुगर, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर, और ये होती दोनों ही पेंटोज शुगर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले नंबर पर हमने पेंटोज शुगर को डिस्कस कर लिया। फर्दर हमारे पास आ जाता है जो सेकेंड पार्ट इंक्लूड होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, दैट इज़ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस एक ऐसी बेस जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है और इट इज़ अ नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेस।
It is further divided into two kinds, single ringed pyrimidines. अब ये जो हमें नाइट्रोजनस बेस नज़र आती है ये दो किस्म की होती है। एक जो है वो सिंगल रिंग्ड होता है, एक रिंग पर मुश्तमिल, और सेकंड डबल रिंग्ड, जिसे हम कहते हैं हैवी जो होती है ना मॉलिक्यूलर वेटेड वो। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें सिंगल रिंग्ड पायरिमिडीन्स। जो सिंगल रिंग पायरिमिडीन्स हैं वो तीन किस्म की होती हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल। और जो डबल रिंग्ड होती हैं ये दो होती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन एंड गुवानिन। इसमें दो रिंग होते हैं प्यूरिन्स में, और इनमें वन रिंग होता है, सिंगल। अब जो सिंगल रिंग का मतलब इनका मॉलिक्यूलर साइज़, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इनका क्या होता है वो कम होता है। और जो डबल रिंग्ड है इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये देखिए सिंगल रिंग्ड लो मॉलिक्यूलर वेटेड और डबल रिंग इनका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेटेड। उनके नेम मैंने आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ये तीनों पार्ट मिल के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, मतलब जो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। इसके अंदर फॉस्फेरिक एसिड होता है। इट हैज़ एबिलिटी टू डिवेलप द एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप, और वो बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, एस्टर बॉन्ड या फिर एस्टर लिंकेज जिसे हम कहते हैं। इट contain phosphoric acid. It has ability to develop the ester linkage or ester bond with OH of the pentose sugar. फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और एक तरफ से पेंटोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ से पेंटोज के साथ ही नाइट्रोजनस बेस ऐड होती है। अब हम ये देखते हैं वाइल फॉस्फेरिक एसिड इज अटैच टू कार्बन एट पोजिशन ऑफ 5। अभी कौन सी कार्बन के साथ होते हैं, कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होगा, पेंटोज शुगर की जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस। रिमेंबर वन थिंग, पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं मेजर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहला मेजर पार्ट पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा नाइट्रोजनस बेस। हम काउंट कर लेते हैं कार्बन नंबर्स इन पेंटोज शुगर। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 1 के साथ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, बट आपने डिफरेंस याद रखना है कि RNA और DNA में एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है। कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अगेन बता देती हूँ, पेंटोज शुगर के साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1 एंड पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टुवर्ड द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है इनमें क्या डिफरेंस है? अभी तक तो हमने पढ़ा है जिसको, वो न्यूक्लियोटाइड था और उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। एक हमारे पास पेंटोज शुगर थी, दूसरी नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब हम ये देखते हैं व्हेन दीज 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट टुगेदर देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ नज़र आते हैं तो वो स्ट्रक्चर, वो यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में आपको एक चीज़ मिस नज़र आती है बनिस्बत न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोसाइड के अंदर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और अगर आप सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला लें तब भी न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। फर्दर देखिए, व्हेन दीज 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट टुगेदर
अगर आपको ये दो कंपोनेंट्स एक साथ नज़र आते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड। दिस ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।